एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। मतलब जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर नहीं कहलाएगा। और इसमें ये भी देखेंगे आज हम कि वो किस इंटेंशन से मर्डर कहलाएगा और किस इंटेंशन से मर्डर नहीं कहलाएगा। और साथ के साथ हम इसमें जो है डिफरेंस करेंगे दोनों में, जो कल्पेबल होमिसाइड है और जो मर्डर के, जो कि सेक्शन 299 में कल्पेबल होमिसाइड का प्रोविज़न दिया गया है इंडियन पिनल कोड ऑफ इंडिया में और 1860 में, और जो कि एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 है, और 300 में मर्डर के बारे में बताया गया है। तो दोनों में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या क्या दोनों में डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर मेरी ये समझते हैं कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज पर सेक्शन 299 ऑफ इंडियन पिनल कोड, द डेफिनेशन ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर दी हुई है इसमें, वो एवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट। इसमें ये जो डेफिनेशन है कल्पेबल होमिसाइड की, वो ये कहती है कि अगर कोई पर्सन किसी की डेथ कॉज करने के लिए बाय डूइंग एन एक्ट, कोई ऐसा एक्ट करता है जिसका उसके विद इंटेंशन करता है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, जिसके उसका इंटेंशन ये है उसकी डेथ कॉज करना या उसको मारना, जान से मार देना, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, या फिर इस तरह का इंटेंशन है कि उसको इस तरह की मतलब बॉडली इंजरी दी जाए एज इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे कि उसकी डेथ हो जाए, और विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, और वो उसकी नॉलेज में भी है कि अगर इस तरह की इंजरी दी जाएगी तो वो डेफिनेटली मर जाएगा। दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, कि उस एक्ट के द्वारा उसकी मतलब डेथ होना संभव है। कमिट्स द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, इसको जो है कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। ठीक है, इसमें जो है हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ए ने बी को इस तरह की हर्ट की कि जिससे कि उसे पता है बी को पहले भी हार्ट अटैक आ चुके हैं, या इस तरह का उसे कोई न्यूज़ बताई जिससे उसे लगता है कि दो बार पहले उसको बी को हार्ट अटैक आ चुके हैं। अगर इस तरह का सदमा या इस तरह का कोई भी दुख वाली बात उसको बताई जाएगी तो हो ना हो उसको थर्ड मतलब हार्ट अटैक आ जाए और वो मारा जाए। ये तो माना ही जाता है कि जो थर्ड हार्ट अटैक होता है उसमें बहुत ही रेयरली कोई पर्सन बचता है। तो उसने इस इंटेंशन से बी को वो न्यूज़ बताई है कि जिससे कि बी मर जाए, तो उसका जो इंटेंशन है या उसका जो एक्ट है वो क्या एक ऑफेंस माना जाएगा। तो ए जो है कल्पेबल होमिसाइड का क्या कहलाएगा, दोषी कहलाएगा। यही एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। मान लीजिए ए ने बी को कोई ऐसी सैड न्यूज़ दी जिससे ए को पता है कि उसको 2 बार अटैक आ चुके हैं, लेकिन वो उसे जो है अगर तीसरी बार भी अटैक आएगा तो वो मर जाएगा, मतलब ये उसको डॉक्टर ने पहले ही बता चुका है। लेकिन सी जो है, सी को इस बारे में नहीं पता। यहाँ पर सी जो है बिना इंटेंशन के वो न्यूज़ उसको बता देता है, इस तरह के सदमे वाली बात बता देता है। ए नहीं बताता क्योंकि ए को पता है कि बी को जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, 2 बार उसको अटैक आ चुके हैं, तीसरी बार भी आने के चांसेस हैं अगर इस तरह की दुख भरी बात बताई जाए। लेकिन ए को नहीं पता कि सी को नहीं पता कि बी को कोई इस तरह की प्रॉब्लम है। तो बी को वो आके सी जो है वो इस तरह की दुख भरी बात या सदमे वाली बात बता देता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि सी को अटैक आ जाता है और वो मारा जाता है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि सी को पता ही नहीं था कि इस तरह का, ना ही उसका इंटेंशन था बी को मारने का, तो यहाँ पर जो है ए जो है लायबल तो होगा, मतलब इस तरह का क्राइम करने का वो ऑफेंस तो माना जाएगा उस पर, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन नहीं था उसे बी को हर्ट करने का या इस तरह की कोई एक्ट ऐसा करने का जिसका रिजल्ट जो है उसकी मौत हो। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे इंटेंशन सबसे ज़्यादा मायने रखता है, अगर किसी का इंटेंशन है या नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं हम। मान लीजिए ए जो है
ए ने इंटेंशनली एक गड्ढे के ऊपर कुछ झाड़ियाँ बिछा दी है जिससे कि बी को पता ना चले कि यहाँ पर गड्ढा है, और ए चाहता है कि वो उसके अंदर गिरे और मर जाए, गड्ढे के अंदर गिरे और मर जाए बी। लेकिन यहाँ पर सी को नहीं पता कि ए का ये इंटेंशन है या ए चाहता है कि बी को मारना। लेकिन यहाँ पर जब सी जो है, सी उसे बी को वहाँ पर आने के लिए कहता है। जब वो वहाँ आता है तो वो उस गड्ढे में गिरता है, मर जाता है। लेकिन सी को ये बात नहीं पता थी, तो सी का इंटेंशन नहीं माना जाएगा कल्पेबल होमिसाइड के लिए। और यहाँ पे जो है दोषी कौन कहलाएगा? ए ही कहलाएगा, क्योंकि ए ने ये काम जो किया था वो इंटेंशनली किया था कि बी मारा जाए। यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि बी ने सी को ये कहा था, ऑर्डर दिया था कि नहीं दिया था कि यहाँ पे उस बी को लाया जाए। यहाँ पे ये देखा जाएगा कि ए का इंटेंशन क्या था। अगर ए का इंटेंशन प्रूव हो जाता है तो यहाँ पे ए जो है दोषी माना जाएगा, क्योंकि वो ये काम जो कर रहा है, जो उसका एक्ट है वो इंटेंशनली किया जा रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इसे इसकी एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, ये आप चाहें तो बेयर एक्ट में भी देख सकते हैं, बेयर एक्ट में भी दी हुई है सेक्शन 299 आईपीसी के। ए पर्सन हु कॉजेज बॉडली इंजरी टू अनदर, एक पर्सन जो दूसरे पर्सन को बॉडली इंजरी देता है, वो इज लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर, डिसीज और बॉडली इन्फर्मिटी, जो कि ऑलरेडी किसी डिसऑर्डर से, बॉडली किसी लेबर से या डिसऑर्डर से, डिसीज़ या किसी बीमारी से और बॉडली इन्फर्मिटी से या बहुत ही ज़्यादा बॉडली इंजरी से पहले ही ग्रस्त है, एंड देयर बाय एसिसिलेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज हिज डेथ। और वो इस तरह का कोई एक्ट करता है जिससे उसके ए की बी की, ए ऐसा कोई एक्ट करता है जिससे बी की जो है जान जाने की संभावना है, तो यहाँ पे वो जो है कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन सेकंड देखते हैं, वेयर डेथ इज कॉज बाई बॉडली इंजरी, जब किसी की डेथ कमिट की जाती है बॉडली इंजरी के द्वारा, द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडली इंजरी, जिस पर्सन ने इस तरह की बॉडली इंजरी दी है, शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड डेथ, जिसकी वजह से उसकी डेथ कॉज हो जाती है। ऑल्दो बाय रिसोर्टिंग द प्रॉपर रेमेडीज एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट द डेथ माइट हैव बी प्रिवेंटेड, लेकिन इसका रिज़ल्ट ये होता है कि कुछ अच्छी मेडिकल स्किलफुल ट्रीटमेंट मिलने से या अच्छा ट्रीटमेंट मिलने से वो बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, क्या वो जिसने इस तरह का किसी को बॉडली इंजरी इस तरह से दी कि उसकी डेथ हो जाए, इंटेंशन था उसको बॉडली इंजरी देने के पीछे कि वो मतलब उसकी डेथ कमिट हो जाए, लेकिन वो स्किलफुल ट्रीटमेंट की वजह से या अच्छे ट्रीटमेंट की वजह से वो बच जाता है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि ए दोषी नहीं माना जाएगा, नहीं, यहाँ पे ए दोषी माना जाएगा, क्योंकि उसका इंटेंशन तो था और उसने ऐसा एक्ट भी किया जिससे बी की डेथ कॉज हो जाए, चाहे वो अच्छे ट्रीटमेंट की वजह से या अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से वो बच गया, वो उसका लक समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पे ए दोषी माना जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन थर्ड देखते हैं हम, द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ द चाइल्ड इन द मदर्स वॉम्ब इज़ नॉट होमिसाइड। मान लीजिए किसी लेडी को जो डेथ, मान लीजिए किसी लेडी के जो वॉम में या गर्भ में जो बच्चा होता है उसे कोई कॉजिंग ऑफ डेथ, जो डेथ हो जाती है, मतलब गर्भ में जो बच्चे मर जाते हैं, उसको होमिसाइड नहीं माना जाएगा, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ ए लिविंग चाइल्ड। लेकिन ये एक कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा किसी एक जीवित बच्चे का, इफ़ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज़ बीन ब्रॉट फोर्थ, अगर किसी मतलब वॉम में से या गर्भ में से उस बच्चे का कोई भी पार्ट बाहर आ जाता है, तो तब वो कल्पेबल होमिसाइड मान जाएगा। दो द चाइल्ड मे नॉट हैव ब्रीथ्ड और बीन कम्प्लीटली बॉर्न, चाहे वो बच्चा पूरी तरह से मतलब सांस लेने नहीं लिया हो या फिर पूरी तरह से वो पैदा ना हुआ हो, फिर भी वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। लेकिन अगर गर्भ के अंदर कोई बच्चा मरता है तो वो सिर्फ क्या माना जाएगा? होमिसाइड, ना कि कल्पेबल होमिसाइड। यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड से मतलब होता है इंटेंशन से, कि वो जो एक्ट किया जा रहा है उससे जो है इंटेंशन ये है कि उसकी डेथ कॉज हो जाए या डेथ कमिट करना है, इसका इंटेंशन, अल्टीमेट इंटेंशन उसकी डेथ कमिट करना है।
फिर इसको हम एक कंपैरिजन से देखते हैं, सेक्शन 300 भी देख लेते हैं जो कि मर्डर के बारे में बात करता है इंडियन पिनल कोड का। सेक्शन 300 इन द इंडियन पिनल कोड डिस्क्राइब्स मर्डर के बारे में डिस्क्राइब करता है, एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, जब तक कि कल्पेबल होमिसाइड को मर्डर ना मान लिया जाए। इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इसमें जो इंटेंशन है वो कॉजिंग डेथ करने के लिए कहा जा रहा है। इफ द एक्ट, जो एक्ट है बाय विच द डेथ इज कॉज, जिसकी वजह से डेथ कॉज हो गई है, इज डन, वो पूरा कर लिया गया है विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, उसका इंटेंशन जो है डेथ कॉज करना है। सेकेंडली, फर्स्ट तो है कि उसका इंटेंशन डेथ कॉज करना है, सेकंड है इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, उसका इंटेंशन जो है सच बॉडली इंजरी देना है एज द ऑफेंडर को नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ, और ये जानते हुए उसको डेथ कॉज की जा रही है ऑफ द पर्सन, उस पर्सन को टू whom द हार्म इज कॉज, जिसको हार्म कॉज की जा रही है। तो या तो उसको इंटेंशन डेथ करने का हो या उसको जो है सच बॉडली इंजरी दी जा रही हो, जिससे कि इंटेंशन क्या है कि उसकी डेथ हो जाएगी इन फ्यूचर या उसी टाइम कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड जो है, थर्ड बात करता है इफ़ इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, ये मतलब इंटेंशन कहा किया जा रहा है कि उसकी सच इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी, उसको बॉडली इंजरी दी जा रही है टू एनी पर्सन, टू किसी पर्सन को, एंड द बॉडली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट, और ये माना जाएगा कि जो बॉडली इंजरी दी जा रही है वो सफिशिएंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, जो ऑर्डिनरी कॉज ऑफ नेचर है उसके अकॉर्डिंग जो है डेथ कॉज करने के लिए वो सफिशिएंट है। इस तरह का कोई बॉडली इंजरी जो कमिट की जा रही है या कोई ऐसा एक्ट जो किया जा रहा है, काफ़ी सिमिलर है कल्पेबल होमिसाइड से, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन की बात होती है कल्पेबल होमिसाइड में, और यहाँ पे भी जो मर्डर है, मर्डर में भी इंटेंशन की बात मानी जा रही है। ठीक है, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है, और सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जो कल्पेबल होमिसाइड है उसमें वो जो काम है वो पूरा नहीं माना जाता, और मर्डर में पूरी तरह से पूरा माना जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इफ़ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज़ इमीडिएटली डेंजरस, अगर मान लीजिए वो जो पर्सन जो वो एक्ट कमिट कर रहा है वो ये जानता है कि ये इस तरह का एक्ट है जो इमीडिएट डेंजर पैदा कर सकता है, डेट इज़ मस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, जो कि डेथ कॉज करने के लिए काफ़ी मतलब ज़रूरी है वो जो एक्ट वो कर रहा है, और सच बॉडली इंजरी एज इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, और वो जो सच बॉडली इंजरी है वो लाइकली टू डेथ कॉज कर सकती है, and commit such act without any excuse for incurring the risk of cause death, और इस तरह का कोई मतलब विदाउट एनी एक्सक्यूज़, मतलब कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे रही है, ये जो रिस्क है वो कॉजिंग डेथ करने के लिए है, और सच इंजरी एज अफोर सेड, और वो जो सच इंजरी जो है वो मर्डर कमिट कर सकती है, तो वो तब क्या है, मर्डर ही माना जाएगा। फिर हम इसमें डिफरेंस देख रहे हैं, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। सबसे पहले ये बात कही जाएगी जो ऑल मर्डर्स हैं वो कल्पेबल होमिसाइड्स माने ही जाएंगे, बट नॉट कल्पेबल होमिसाइड्स आर मर्डर, लेकिन सारे नॉट ऑल कल्पेबल होमिसाइड, जो ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स हैं वो मर्डर नहीं माने जाएंगे। सबसे मेन डिफरेंस ये होता है इसमें। फिर सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी में जो है कल्पेबल होमिसाइड दिया गया है, एंड सेक्शन 300 में डिफाइन किया गया है मर्डर के बारे में। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड्स को डिफाइन किया है सेक्शन 299 में। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड्स तो कहलाएंगे, बट नॉट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स क्या है, मर्डर नहीं कहलाएंगे। इसमें थर्ड पर्सन के भी हेल्प ली जा सकती है, लेकिन इसमें इंटेंशन देखा जाता है कल्पेबल होमिसाइड में कि थर्ड पर्सन को इनका इंटेंशन है या नहीं है। लेकिन जो मर्डर वाले केस होते हैं उसमें थर्ड पर्सन का इंटेंशन ज़्यादातर होता ही है, और सेकंड पर्सन का भी और थर्ड पर्सन का भी, मतलब जितने भी ग्रुप होंगे, जितने भी लोग होंगे किसी भी क्राइम को करने के लिए मर्डर वाले केसेस में, तो उसमें उनका इंटेंशन ज़्यादातर होता है।
लेकिन कल्पेबल होमिसाइड में ज़रूर नहीं है कि जितने भी लोग हों उनका सभी का जो है इंटेंशन हो किसी का मर्डर करने में या बैडली इंजरी देने में, ठीक है। फिर इसके बाद सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड हु एवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इंटेंशन के साथ डेथ कॉज की जा रही है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। और इसके ऊपर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें और आगे मुझे बताएं मुझे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।